अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात का एक नया दौर शुरू हो चुका है और इस मरतबा कराची और सिंध में होने वाले ट्रैफिक हादसात इख्तिलाफात की वजह बन रहे हैं। ट्रैफिक हादसात के मामले पर सिंध और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। सिंध हुकूमत ने 2 रोज पहले 7 में होने वाले हादसे की जिम्मेदारी विफाक पर डाली तो पंजाब में हुकूमत की तर्जुमान भी मैदान में आ गई। उन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। सिंध हुकूमत पर सड़कें ना बनाने का तंज किया। तर्जुमानों के दरमियान इस बहस और तकरार के बाद जराए का दावा है कि सिंध हुकूमत ने अपने तर्जुमानों पर बयानात देने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी और तमाम तर्जुमानों को हिदायत की है कि जो भी बयान दिया जाएगा उसकी पहले वजारत इत्तलात से मंजूरी लेना होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख के मुताबिक 7 में हादसे की वजह तबाहाल रोड है। विफाक ने सिंध को नक्शे से अलग किया हुआ है। हैदराबाद या सक्खर की बात आती है तो मोटरवे मनसूबा ताखीर का शिकार हो जाता है। इस बयान के रद्द अमल में पंजाब हुकूमत की तर्जुमान उस्मा बुखारी का यह कहना था कि 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुराद अली शाह वज़ीर आला है। माली साल खत्म होने वाला है। मुराद अली शाह अब तक अपने इलाके की गलियां, सड़कें और हाईवे तक ना बना सके। सिंध इस साल भी 956 अरब रुपए का तरक्याती बजट उन्होंने मंजूर किया था। पंजाब और सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। 7 में होने वाले हादसे में 16 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिसके बाद इल्जामात का यह सिलसिला शुरू हुआ। 7 में होने वाले हादसे पर पंजाब की वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी के बयान पर रद्द अमल में सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि जिस रोड की बात की जा रही है वो नेशनल हाईवे है। ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि ये रोड मुकम्मल ना कर सकी। नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी है। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जब 16 अंगेज बयान देती हैं और खासतौर पर जब चीफ मिनिस्टर पर या बाकियों पर तनकीद करती हैं तो ये भी सोच लें कि जवाब भी आएगा। और हम सिर्फ झूठी बातें नहीं बोलेंगे, हम कोई मफरूजों पे बातें नहीं करेंगे, ना ही हम कोई झूठे रिकॉर्ड लोगों को बताएंगे, हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। दूसरी जानिब उस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए कहा कि आईना उनको दिखाया तो वो बुरा मान गए। सूबाइयत कार्ड खेलना इनकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स विफाक की मदद से चल रहे हैं। मसला शोला अंगेजियां आप और आपके लोग कर रहे हैं। इससे पहले ट्रैफिक हादसात के बढ़ते हुए वाकयात पर MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी गर्मा गर्मी जारी रही। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजूहात जानने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमीशन बनाने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को लिखे गए खत में गवर्नर टिसोरी ने तजवीज दी कि कमेटी ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदारान का तयन करने के साथ साथ उनके सदबाब के लिए भी हिकमत अमली तजवीज़ करे। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की मरकजी इत्तलात शाजिया मरी ने। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका गिला ये है कि ये मामला विफाक और सूबे का है, यानी सिंध का है, तो दूसरे सूबे यानी पंजाब को बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन विफाक ने एक कमेटी बनाई, नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब उसको हेड कर रहे थे, आप लोग भी उनमें शामिल थे। तो ऊपर के लेवल तक आपके जो मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो पा रहे और एक तरफ से भी एटीट्यूड आ रहा है, दूसरी तरफ से भी एटीट्यूड आ रहा है। मामला नीचे के लेवल तक पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल आदिल, मेरा ख्याल है कि मामलात को मैच्योरिटी से हल करने की जरूरत है और कानून और आइन को फॉलो करने की जरूरत है। मैंने आपके साथ पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं और मैंने हमेशा इस बात को दोहराया भी है और जो कि फैक्ट है कि इस मौजूदा हुकूमत के क़याम के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी और उसकी बुनियाद पर एक वर्किंग रिलेशनशिप का आगाज किया गया था। और हमारी यही कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि मामलात स्मूथली चलें। हम नहीं चाहते थे कि हुकूमत को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाए। अगर मामलात बिगड़ भी रहे हैं तो मैच्योरिटी के साथ मामलात को हल किया जाए। लेकिन हमने देखा ये कि वफाकी हुकूमत अपनी हर कमिटमेंट से पीछे हटती नजर आई। हमने देखा ये कि इस बात का इतराफ और इस बात को एक्सेप्ट तो करती रही वफाकी हुकूमत कि जी हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की थी और हम इसको बैठकर हल करना चाहते हैं, तमाम तर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको। लेकिन हमने उन चीजों को होते नहीं देखा, हमने एक्शंस नहीं देखे। अगर नून लीग की तरफ से कोई ये स्ट्रैटेजी है कि जी पंजाब से कोई तनकीद करना शुरू कर देगा सिंध के ऊपर, तो मेरा ख्याल ये बहुत ही नामुनासिब अमल है।
हम जेन्युइन इश्यूज पर बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी स्टेबिलिटी हो। पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, बावजूद इसके कि हमें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, खासतौर पे पंजाब के अंदर, जहां पर आज भी पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं या पीपल्स पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको उस तरह की स्पेस नहीं दी जा रही है जिसके हवाले से कमिट किया था नून लीग ने। और फिर ये जो कमिटीज मिल रही हैं, इसमें भी कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आ रहे। तो हम तो गुरेज कर रहे हैं, इस वक्त एहतियात बरत रहे हैं। कोई भी बात कहने से पहले हम चाहते हैं कि माहौल बेहतर हो, क्योंकि एक तरफ वैसे ही एक टोले ने जो है वो मुल्क के अंदर नफरत और इंतशार को फैलाने की कसम खा रखी है। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कोई माहौल खराब हो और पाकिस्तान की तरक्की में कोई जो है वो मसाइल पेश आए। लेकिन इसके लिए वफाकी हुकूमत को मैच्योर रोल अदा करना पड़ेगा। दिस इज रियली, आई थिंक, ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है कि आप पंजाब से एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर दे कि जी आप सिंध का जवाब दे। अगर वो वफाक, अगर ये हो रहा है, अगर ये कोई स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है, तो ये बहुत मायूस कुन बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो वजीर आजम साहब को इस बात का नोटिस लेना। शाजिया, दो चीजें, एक तो पंजाब में आपके गिले शिकवे हैं, आपसे जो वादे हुए उस तरह से आपको स्पेस नहीं दी जा रही, फिर आपके गिले शिकवे वफाकी हुकूमत से भी हैं, चाहे वो पानी के मसाइल हों या बाकी मसाइल हों। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्या इसको क्लब टुगेदर करके एटलीस्ट अगर आप कल को कहें कि जी दोनों पार्टियां सीज फायर करें, दोनों एक मैच्योर सियासी जमातें हैं, आए बैठे ये मामला हल करें, क्योंकि अगर ये मामलात मजीद बिगड़ते हैं वफाकी हुकूमत कोलैप्स कर सकती है और ऑब्वियसली पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। देखिए ना आदिल, एक छोटी सी बात आप भी समझ सकते हैं। आप एक वेल रिसर्च्ड एंकर हैं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं। आज आप पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में देख रहे हैं कि हमें कितना स्ट्रगल करना है, हम कितने चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। हमें अपनी इंटरनल पॉलिसीज, अपनी एक्सटर्नल मैटर्स, तमाम जो चीजें हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। और पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि इस हुकूमत का साथ दे और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी का कयाम हो सके। सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत संगीन है। ये तमाम चीजें जब आप समझ सकते हैं, बीइंग एन एंकर, बीइंग अ मीडिया पर्सन, तो क्यों वफाकी हुकूमत नहीं समझती। और आपने दो चीजों का जिक्र किया। एक पहलू जो है वो ये है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की जो कारकुनान है या रिप्रेजेंटेशन है उसको स्पेस नहीं दी जा रही है। और दूसरा मामला, बहुत संगीन मामला जो नेशनल लेवल पर है, जो कि ऐसे मामलात हैं जो बहुत हसास नौयत के हैं, जिसमें पानी की हवाले से जो 6 कनाल्स का मामला है, जिस पर के तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिलखुसूस लोअर रैपेरियंस, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत वैसे ही है। पाकिस्तान के अंदर 1991 वाटर अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन को हम आज भी रो रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, पानी की एलोकेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और उस पर जो पानी की कमी है उसको भी मजीद कम करने की मंसूबाबंदी जो है उसको तैयार किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक चीजें हैं। और वफाकी हुकूमत को, खा वो पंजाब में स्पेस की बात हो, खा वो इस तरह के मामलात हो, सीरियस रोल अदा करना पड़ेगा। देखिए, हमारा पंजाब हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं है। हम देख रहे हैं नवाज लीग को, हम देख रहे हैं PMLN को, हम देख रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, जिनके वजीर आजम बनने पर ये अंडरस्टैंडिंग जो थी वो तय पाई थी। तो ये ओनस उनके ऊपर है। अब वो अपना ओनस पंजाब हुकूमत को देते हैं और मामलात को हल कराते हैं। ये सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी है। वी डोंट वांट टू गो इनटू कॉन्फ्रंटेशन विद द पंजाब गवर्नमेंट, एंड व्हाई शुड वी। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह मामलात होंगे तो पीपल्स पार्टी भी रिएक्ट करेगी। और इस वक्त पीपल्स पार्टी का रिएक्शन जो है वो नून लीग के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बतौर स्पोक्स पर्सन अपनी जमात के सेंट्रल लेवल पर, आपने देखा है कि मैंने हर मौके पर आपको कहा है कि आदिल, मैं बहुत कोशिश करती हूँ रिस्ट्रेंट करने की। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी बात ना कहूँ जिससे कि दोनों जमात की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो खराब हो। हम चाहते हैं मामलात बेहतर हो। हम एक मैच्योर जमात है, हम नहीं चाहते इस तरीके के रोज की कॉन्फ्रंटेशनल बयानात। और इसमें वजीर आजम साहब को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। He'll have to take the lead role. He'll have to stop his side of the party, चाहे वो प्रोविंस में बैठी हो। मामलात को हल करने की तरफ जाना चाहिए, मामलात को खराब करने की तरफ नहीं जाना चाहिए। विफाक और सिंध के दरमियान जो मामलात हैं उसको पंजाब हुकूमत से बिल्कुल साइड पे करना चाहिए और वहां इस किस्म के बयानात पर वज़ीर आज़म साहब को अहकाम देने चाहिए कि बंद हो। आप ये कह रही हैं? एब्सोल्युटली। आई मीन, देखिए, अगर हमें स्पेस चाहिए तो ये स्पेस हमने
वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया है, जो अपनी जमात की भी नुमाइंदगी करते हैं। नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त जामिन थे जब ये पूरी अंडरस्टैंडिंग तय पा रही थी, और दोनों के सामने ये बातें हुई थी। बड़ा एक बहुत ही कॉन्क्रीट रिटन अग्रीमेंट हुआ था कि जी ये चीजें होंगी और इस तरीके से पीपल्स पार्टी आपकी सपोर्ट कर सकेगी। लाजमी है, अगर पीपल्स पार्टी के कारकुनान पंजाब में, तो उनको दीवार से तो नहीं लगाया जा सकता, खास इस वक्त जबकि पीपल्स पार्टी कंप्लीट सपोर्ट फराहम कर रही है नून लीग को वफाक में हुकूमत करने के लिए, और हमारे कारकुनान के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, तो फिर जवाब दे तो हमें भी होना है ना अपने कारकुनान को। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? जी हम अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो भी आपके साथ करें, आपको दीवार से लगाएं, आपके जायज मुतालबात पूरे ना हो, लेकिन हमें उन्हें सपोर्ट करना है। तो दिस कैन नॉट हैपन ना। और अगर हम ये मुतालबा करते हैं तो एक स्ट्रैटेजी के तहत आप कॉन्फ्रंटेशनल बयान या अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। देखिए, बयान देना सबसे आसान काम है, लेकिन गुरेज करना, मामलात को ठीक करना, मामलात को बेहतर करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एमक्यूएम भी एमक्यूएम की आपकी हुकूमत से गिले शिकवे हैं। गवर्नर टिसोरी ने आज भी खत लिखकर ट्रैफिक हादसा को लेकर एक कमेटी तश्कील दी जाए। क्यों नहीं आप ऐसे कर लेते? कराची के हालात कोई इतने ज्यादा बेहतर नहीं है। एटलीस्ट हादसा जो हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी का तयन तो आप लोग बैठकर आपस में कर सकते हैं। देखिए, जो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इसमें सिंध हुकूमत ने इक़दामात लिए हैं, और ट्रैफिक के हवाले से भी उन्होंने जो मसाइल है उस पर काम करना शुरू कर दिया है, और सिंध हुकूमत को तो करना भी है ना। देखिए, अगर मसला होगा, एक हुकूमत की जिम्मेदारी बनेगी, तो उस हुकूमत को ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। उसमें अगर उस सूबे का गवर्नर खत लिखता है या खत नहीं लिखता, उसका तो इंतजार नहीं करेगी सिंध हुकूमत। लेकिन गवर्नर साहब जो कि एक आईनी ओहदा संभाल रहे हैं, उनको आपने देखा है कि हर वक्त कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है इस तरह की, वो अपनी अपॉर्चुनिटी इस तरह की अवेल करते हैं। लेकिन इससे हरगिज ये नतीजा अखज नहीं किया जा सकता कि सिंध हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है, अपनी काम की जो संगीनी है या सीरियसनेस है उसको नहीं समझ रही है। वो अपना काम कर रहे हैं। हादसा बड़े अफसोसनाक हादसात हैं। एक कराची जैसे शहर में, जहां जो कि फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, जहां की आबादी आप देख रहे हैं कि आज कहां तक पहुंच चुकी है, जहां पे रिसोर्सेज जो हैं वो उतने पूरे नहीं पड़ रहे शहर के तरक्की के हवाले से और जो डिमांड्स है उसके हवाले से, लेकिन फिर भी सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है, और जहां एक्शन लेने की जरूरत थी सिंध हुकूमत ने लिया। बहुत अफसोसनाक वाकयात हैं, और यकीनन इस पे सीरियस एक्शन लेने की जरूरत थी जो कि हुकूमत ने लिया। जहां तक एमक्यूएम का सवाल पैदा होता है, देखिए मुझे तो एमक्यूएम की इस वक्त पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनके तो अंदर वैसे ही दरारें पड़ चुकी हैं गवर्नर साहब को लेकर। वहां तो वो खुद गवर्नर के किए गए फैसलों को नहीं मान रहे। आपको पता है कि गुज़िश्ता चंद रोज पहले वहां पर ये झगड़ा पड़ा हुआ था कि जो लोग उन्होंने नॉमिनेट किए हैं उनको एमक्यूएम के वर्कर्स कबूल नहीं कर रहे, तो उनके तो अंदर के वैसे ही मसाइल चल रहे हैं। सो आई रियली डोंट नो कि अगर मैं गवर्नर की पोजीशन को एमक्यूएम के साथ जोड़ूंगी। हाँ, एमक्यूएम एक पार्टी है, एमक्यूएम के साथ हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन माजी में भी हमने मिलकर काम किया है, करके दिखाया है। हम आज भी मिलकर काम कर सकते हैं। बस इसके अंदर मैं समझती हूँ कि सस्ती शोहरत वाले एलिमेंट को निकाल देना चाहिए। जेन्युइनली सिंध के जो मसाइल हैं या सिंध के लोगों के जो मसाइल हैं उन पर फोकस करने की जरूरत है। शाजिया साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के मामलात पर बात करेंगे। मौलाना साहब भी आज खूब गरजे बरसे कौमी असम्बली में उन्होंने तकरीर की केपी के मामलात पर। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी संगीन इल्जामात लगाए हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत पर। ग्रुप बंदियां बढ़ती जा रही हैं, क्या वजह है? लेट्स फाइंड आउट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान ने पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर संजीदा सवालात उठाए हैं। आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि पुख्तूनख्वा के जुनूबी इज़लाम में कोई हुकूमत नहीं, पुलिस चौकियां बंद कर दी गई हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं और पुलिस अमला उसमें महसूर है, और सड़कें और इलाके और गलियां
ये मुसल्लह कुव्वतों के हाथ में। मौलाना ने केपी की सूरत हाल की जो तस्वीर पेश की है, हालांकि इससे भी कई ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत विफाक पर चढ़ाई और अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़, दूसरी जानिब अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। वज़ीर आला अमीन गंडापुर के अपने आबाई इलाके में अंधेरे से पहले ही, यानी शाम से पहले ही मुसल्लह अफराद सड़कों पर नाके लगा लेते हैं, और यही बात खुद मौलाना साहब भी कह चुके हैं और गवर्नर कुंडी साहब, तीनों का एक ही इलाके से ताल्लुक है। पुलिस थानों के अंदर मैसूर हो जाती है। आज जिला कुर्रम में इमदादिया शाह के काफिले पर एक बार फिर मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। लूटमार की, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद फरार हुए। सूबाई हुकूमत अमन अमान के मामलात पर तवज्जो नहीं दे पा रही, लेकिन विफाक के कामों में जो है वो मुदाखलत का सिलसिला जारी है। पुख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान से बातचीत के लिए 2 वफूद भेजने का फैसला किया है, जिनके TORs भी तैयार कर लिए गए हैं। बैरिस्टर सैफ को राब्ताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया है। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि खारजा उमूर सूबे के नहीं विफाक के दायरा कार में आते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने की कोशिशें करने वाली तहरीक इंसाफ को अंदरूनी इख्तिलाफात के बायस मुश्किलात का भी सामना है। शरफ अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने का शोर थमा नहीं था कि फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान हाथापाई की खबर आ गई। शरफ अफजल मरवत कहते हैं कि पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि फवाद चौधरी ने बानी PTI की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। उनके मुताबिक कमेटी में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें जबरदस्ती PTI से अलग किया गया था। मौजूदा हालात से ऐसा लग रहा है कि एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ जो है उसमें कोई तकसीम होने जा रही है। लेकिन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने आज पार्टी में तमाम इख्तिलाफात की तरदीद की। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान झगड़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए PTI कोर कमेटी ने इसे फवाद चौधरी का मुजरिमाना इक़दाम करार दिया। सियासी कमेटी के एलामिया में कहा गया कि फवाद चौधरी किसी फोरम पर खुद को PTI के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने के मजाज नहीं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने सियासी कमेटी को 2 टक्के की करार दे दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि शेख वकास अकरम ने पूरी पुख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। सलमान अकरम राजा, शेख वकास और रऊफ हसन जाली अकाउंट्स चलवा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि शेख वकास ने अफगान मुजाहिदीन को असला सप्लाई करके अपने कैरियर का आगाज किया। फवाद चौधरी ने बड़े संगीन इल्जामात लगाए। कुछ इस तरह की भी बातें शरफ अफजल मरवत भी कर रहे हैं। उनके मुताबिक वो खुसर फुसर पर कौमी असम्बली की अपनी सीट क्यों छोड़ दें। उनके मुताबिक पार्टी पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये दावा भी किया PTI ने उन्हें मुलाकात के लिए अनकरीब बुलवा लिया। इस तरह मुझे निकाला गया ना, PTI में इस तरह निकाले जाने के बाद किसी का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। कब्जा ग्रुप है और कब्जा ग्रुप जो है वो पार्टी पे कब्जा करने के दर पे हैं। मैं कसम उठाता हूं कि जब तक जिंदा हूं ये कब्जे का ख्वाब इनका मैं चकनाचूर करूंगा। दूसरी जानिब बात करें सियासी मामलात की। आज साबिक वफाकी वजीर दाखिला PTI नजरियाती के सरबराह परवेज खटक ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उनसे मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल किया। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जनाब शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, पहले तो जो मौलाना साहब ने आज मंजर कशी की जुनूबी अजला की, ऑफ कोर्स आपको और हमें पता है कि गुज़श्ता कई माह से ये सूरत हाल है। खुद वज़ीर आला साहब भी कह चुके हैं, गवर्नर साहब भी कह चुके हैं। क्या वजह है कि जो जुनूबी अजला में अमन व अमान एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बजाय बेहतरी के वो बदतरी की जानिब गामजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से अगर आपको बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुर्जी हालात हैं और उसमें जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं वो आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ताल्लुक फिर अफगानिस्तान से जुड़ता है। क्योंकि एक तरफ वहाँ बलूचिस्तान के साथ अफगान बॉर्डर लगी होती है, तो यहाँ पे भी अफगान बॉर्डर लगी होती है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब कोई वाक़यात हो जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर, पिछले दिनों मजदूरों को खुदकुश हमला किया गया, लेकिन इस तरह नहीं कहा जाता कि जी वो हुकूमत नाकाम हो गई है या ये हुकूमत कुछ कर नहीं रही है। हालांकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा है, मरकज में भी और सूबे में उनकी हुकूमत है, लेकिन कोई किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्यों इस तरह के वाक़या। हालांकि वो भी काबिल मज़म्मत है, अगर यहाँ दहशतगर्दी हो रही वो भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि एक होती है दहशतगर्दी, एक होती है स्ट्रीट क्राइम। तो स्ट्रीट क्राइम तो सबसे ज़्यादा कराची में है,
आप देख रहे हैं, अगर आप जो आपने मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कत्ल जो हुए हैं वो कराची में हुए हैं, सबसे ज्यादा स्नेचिंग जो हुई है मोटरसाइकिल्स की वो कराची में हुई है, मोबाइल स्नेचिंग कराची में हुई है। तो ये बेसिकली जो गवर्नमेंट के काम है वो ये है। अब मसला ये कि एक सूबाई हुकूमत के हवाले आप सारे काम कर दें। एक तो जो सूबाई हुकूमत के हक है, जो फाटा की जो नया NFC अवार्ड बनना चाहिए था, जिसमें फाटा का हक मिलना चाहिए था, वो NFC अवार्ड तो नहीं बन रहा। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि जी वो NFC अवार्ड नहीं मिलेगा, नहीं आएगा तो फाटा को उसका हक कैसे मिलेगा। सुबह अपने तौर पे जो है वो फाटा पे जो खर्चा आ रहा है वो सुबह अपने किटी से काट के उसको देना मजबूरी उसकी हो जाएगी। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर जो सूबे के बकायाजात है वो नहीं मिल रहे। अगर वो मिल जाते कम से कम 2000 अरब है, या उस पर फैसला कर ले कि भाई 2000 अरब है, 1500 अरब है, जो भी अगर इख्तिलाफात है वो इख्तिलाफात खत्म करके फौरी तौर पे इसका मसले का हल निकाले। तो 2-3 चीजें बड़ा हैरानगी हो रही है कि अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहा है, वहां से दरअंदाजी के इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही और न उस पर कोई इंटरेस्ट ले रही है कि जी अफगान हुकूमत से बात की जाए। उसमें शौकत साहब एक बात है, देखिए आपने लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत का डोमेन है और विफाक ने उसमें अपना हिस्सा डालना होता है। अब जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो तो एक सूबा कल को बलूचिस्तान खड़ा हो जाएगा, जी हमने ईरान से मुज़ाकरात करने हैं, पंजाब खड़ा हो जाएगा हमने इंडिया से करने हैं। अब डोमेन ही फॉरेन अफेयर्स डोमेन ही नहीं है एक सूबाई हुकूमत का, तो कैसे? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ मेरे भाई। देखिए डोमेन की जहां तक आपने बात की, देखिए अफगानिस्तान के साथ हम कोई तिजारती मायदा करने नहीं जा रहे हैं, ना हम कोई डिस्प्यूट हल कर रहे हैं कि जी आपकी जमीन हमारी जमीन, हमारी जमीन आपकी जमीन। ये कोई इस तरह को केस तो नहीं हो रहा है, ना कोई पॉलिसी मैटर चेंज करने जा रहा है। हमारे तो चूंकि वहाँ अफगानिस्तान के जो कबायली एरियाज हैं, हमारे कबायली एरियाज हैं, इनके आपस में रिश्ते हैं और उलमा हैं, इन सब को इस्तेमाल में लाते हुए हम तो अपने मसले का हल निकालने जा रहे हैं। जो गफलत की वजह से हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, सारी तवज्जो PTI को क्रश करने पे लगी हुई है, पूरी वफाकी हुकूमत। यहाँ तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। आपको नजर आ रहा है कोई इंटरेस्ट उनका? तो हम क्या करें? एक तरफ दहशतगर्दी का सामना है, जो आपको पता है एक सूबाई हुकूमत अकेला दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकती। उस पर हमारे जो फौजी जवान है वो शहीद हो रहे हैं, रोज आए रोज उनकी कुर्बानियां आ रही हैं, आवाम की कुर्बानियां आ रही हैं। तो क्या हम इसको देखते जाएं कि जी देखें हमारे अगर फौजी शहीद हो रहे हैं तो खैर है, या आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है तो खैर है। अगर वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो हम तो डेलीगेशन बना के अफगान हुकूमत से वो बातचीत करना चाहते हैं कि जी क्यों मतलब दरअंदाजी हो रही है, क्यों हमारे सरजमीन पे इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है और आप उस पर एक्शन लें। तो मेरे ख्याल से ये तो इस पे तो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए था कि ठीक है अपने अगर ताल्लुकात इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे जो कल्चर है, जो सब कुछ हमारा एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, अगर उलमा उसमें रोल अदा कर सकते हैं या कबायली अदा कर सकते हैं तो ये तो अच्छी बात है। तो ये भी नहीं, और फिर ताने भी देते हैं कि जी हाँ अमान की सूरत हाल खराब है। भाई खराब है तो बलूचिस्तान में भी खराब है, आप क्यों खामोश बैठे हैं? आप क्या रोल अदा कर रहे हैं? आपका वजीर दाखिला कितनी मरतबा बॉर्डर के ऊपर गया है, वो सिचुएशन का उसने देखा है, सूरत हाल का नंबर रोज आए रोज, या तो उसको क्रिकेट हवाला करें, खेल हवाले करें ताकि वो खेल ही खेले, और या फिर इतना इम्पोर्टेंट जो दाखिला उमूर के हालात हैं उस पर आप ये तो बिल्कुल मजाक बन गए कौम के साथ और मुल्क के साथ। अच्छा शौकत साहब दूसरा ये बताइएगा जो फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब के दरमियान हुआ, फवाद चौधरी PTI का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने तो कच्चा छठा ही खोल दिया। वो कहते हैं PTI हुई मैं, कोर कमेटी कौन होती है, फला बंदा कौन होता है उसमें, जनाब शेख वकास कौन होता है, ये कल आने वाले लोग हैं। क्यों उन्होंने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कैप्चर ही कर लिया है पूरे तहरीक इंसाफ को, मीडिया में फवाद चौधरी नजर आ रहे हैं हर तरफ। जी ये मीडिया का कमाल नहीं है, ये जो मीडिया को कहा जा रहा है वो हो रहा है। आप देखें इस वक्त सारी पार्टियां रिलेवेंट हो गई, सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर बहस हो रही है। अगर तहरीक इंसाफ का कोई अदना वर्कर भी कोई बात करे ना तो बड़े हाईलाइट होता है कि जो देखो फलां वर्कर जो है उसने ये बात की है। ये देखिए आप सब कुछ करके देख लिया गया एक मरतबा।
जिस तरह हमसे निशान छीना गया, जिस तरह कंपेन नहीं करने दी गई, सब कह रहे हैं जी पार्टी खत्म हो गई, लोगों को पार्टी से निकाला गया। ये सब कुछ देखने के बाद भी 8 फरवरी को वोट किसका था? इमरान खान का था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी मैं एक टीवी चैनल के ऊपर था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि वो बहुत बड़े एंकर हैं, तो अपने आप को कहते भी हैं लेकिन वो है भी, चैनल भी बड़ा है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रोग्राम किया मुझे बड़ी हैरत हुई उन पे कि इतने बड़ा एंकर होते हुए सारा बस उनका जो मौकफ था, फिर उसके बाद आखिर में पूरी मरियम बीबी की तकरीर चला दी और फिर मैंने उस पर जवाब ही नहीं लिया, कहते जी वक्त खत्म हो गया। तो इस तरह देखें, ये सारी दुनिया देख रही है कि क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कोई क्या कर रहा है। बेशक ये सब कुछ कहे कि जी पीटीआई खत्म हो गई, इमरान खान खत्म हो गया, लेकिन मरियम बीबी हो गई या कोई भी हो गया, ये इमरान खान का नाम लिए बगैर तकरीर कर ले। ये कहते हैं हमारा कोई वास्ता नहीं है, जो कर हम तो फारिग नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। भाई काम करे तो काम करे ना, आपकी तो तकरीर इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। आप कौन सा काम कर रही हैं? आप कौन से तरक्याती काम? आप नहीं, अब शौकत साहब आखिर में ये बताएं, शेर अफजल मरवत का क्या करना है आप? देखो, तो पार्टी जाने वो डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला है। आप अगर वो डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे तो पार्टी उनका ख्याल रखेगी, डेफिनेटली रखेगी, और रखना भी चाहिए। वो एक अच्छे वर्कर भी है, लेकिन ये कि डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो जाहिर है फिर हम तो उसकी गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन जो शर्जील मेमन ने कहा है सुबह, मैं उनको सुन रहा था कि ये जो नून लीग वाले हैं ये ज्यादा बातें ना करें वरना हम बता देंगे कि मैंडेट किसका है। तो उस पे सारे चैनल खामोश है, किसी ने बात ही नहीं की। उस्मा साहिबा ने कहा कि जी सिंध में कुछ नहीं हो रहा है, वहां सड़कें नहीं बन रही है, वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। पहली दफा तो दोनों ने सच बोला है, तो उस सच को तो जब बंदा सच बोल रहा है आप उसको भी हाईलाइट नहीं किया जा रहा, तो कितने अफसोस की बात। चले, हमने पहला सेगमेंट उसी पे किया है, आप देख लीजिएगा। शौकत हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। मौसमियाती तब्दीली और इससे होने वाले असरात ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी लपेट में ले लिया। 2 साल पहले मुल्क को शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना था। अब 4 माह से बारिशें ना होने से खुशहाली के खतरे का सामना है मुल्क को, और इस खुशहाली से डैम्स और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में मुल्क के बेशतर इलाकों में जनवरी के दौरान बारिशों का मामूल से बहुत कम होना है, और इस्लामाबाद में जनवरी में सिर्फ 0.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुल्क भर में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में वासा ने पानी की कमी के बायस शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वासा रावलपिंडी की जानिब से जो इमरजेंसी नाफिज की गई है उसके मुताबिक खुशहाली के बायस रावलपिंडी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खानपुर डैम की जो भल सफाई है उसके बायस 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी, और शहर को पानी सप्लाई करने वाले रावल डैम में भी पानी का लेवल तेजी से गिरना शुरू हो चुका है। रावल डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1743 फुट है, जो कि कम होकर 1660 फीट तक आ चुकी है। एमडी वासा के मुताबिक रावल डैम में पानी की आमद ना होने के बराबर है। रावल डैम में सिर्फ 45 दिन का पानी का जखीरा रह चुका है। बारिशें ना हुई तो जुड़वा शहरों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। ये सूरत हाल सिर्फ रावलपिंडी की नहीं बल्कि पूरे मुल्क को ही इस वक्त पानी की कमी और खुशहाली का सामना है। आबी वसाइल के वजारत के अदाद शुमार के मुताबिक चश्मा बैराज डैम में 14%, मंगला डैम 17%, जबकि तरबेला डैम में 28% और खानपुर डैम में 27%। मतलब ये जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक पानी मौजूद है, जो कि बहुत कम है। बारिशें ना होने के बायस मुल्क में गंदम की पैदावार मुतासर होने का भी खतरा है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी की इब्तदाई 2 हफ्तों में बारिशों में कमी हुई है, जिससे मुल्क में ज़री पैदावार को भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और कहत का खतरा भी मंडला रहा है। बरानी और नहरी दोनों इलाकों में ही सूरत हाल एक जैसी है। सिंध में थर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिससे पीने के पानी का बहरान पैदा हो चुका है। महकमा मौसमियात ने कल से हल्की बारिशों की पेशन गोई की है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 4.5 माह से मुल्क भर में मजमूई तौर पर 40% बारिशें कम हुई हैं। इस दौरानिये में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा सिंध है, जहां मामूल से 52% कम बारिशें हुई। बलूचिस्तान में 45, जबकि पंजाब में 42 और पोटोहार में हल्की खुशहाली देखी गई। बारिशों की कमी के बायस माहिरीन ने सबसे ज्यादा
ज़राअत के शुबे के मुतासर होने और पैदावार में 20% कमी का इम्कान जाहिर किया है, जबकि हाल ही में वर्ल्ड बैंक की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5% बुलंद शरह नमू और 2047 तक 3 सेंटीग्रेड इजाफे के साथ पानी की तलब में 60% तक के इजाफे का इम्कान है और आइंदा 30 बरस गैर ज़रई तलब को पूरा करने के लिए आबपाशी के 10% पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मईशत के लिए कुछ अच्छी खबर भी आई है। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स साल का एक आला सतही साल का जो वफ्द है तकरीबन 20 साल बाद पाकिस्तान में मौजूद है। आज वज़ीर आज़म और काबीना ने उनसे मुलाकात की। इस वक्त के पाकिस्तान आने का मकसद हाल ही में मंजूर किए जाने वाले $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF को आइंदा दहाई के लिए मौसर अंदाज से नाफिज करने की हिकमत अमली पर बात करना है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से बयान के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के हालिया कंट्री जो पार्टनरशिप है उस फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है कि $20 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान में सेहत, तालीम, तरक्की, नौजवानान और दीगर समाजी शोबों में मुख्तलिफ मनसूबों में से तरक्की का नया बाब खुलेगा। IFC के तहत पाकिस्तान के निजी शुबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। हम आलमी बैंक के हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं। ये वज़ीर आज़म के अल्फाज थे। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इकोनॉमिस्ट और SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे अहम मसला रावलपिंडी में इमरजेंसी तकरीबन नाफिज हो चुकी है, पानी ना होने के बराबर है, बारिशें इस दफा नहीं हुई हैं और अनकरीब यही सिचुएशन हमें इस्लामाबाद में भी और शायद बाकी बेल्ट में भी देखने को मिलेंगी। बारिशों की उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन ये कितना संगीन मामला है डॉक्टर साहब? ये पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ जो है वाटर स्केर्स कंट्री बन चुका है, बन रहा है। ये तो काफ़ी अरसे से इसकी निशानदेही की जा रही थी, लेकिन अब इसके इम्पैक्ट्स जो हैं बहुत विजिबल होना शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि पहले कपास की फसल और अब गंदम की फसल जो है ये इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। और अगर हम क्लाइमेट चेंज, जिसपे कि आपके मीडिया ग्रुप ने एक बहुत उम्दा जो है वो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस भी की, उसको देखें तो वो है ही सारी पानी और दर्जा हरारत है। या दर्जा हरारत बहुत ऊपर चला जाएगा या बहुत नीचे आ जाएगा, या पानी इतना होता है कि संभाले नहीं संभलता, जैसे 2022 के फ्लड्स थे, या फिर खुश्क साली की कैफियत आ जाएगी और ये बहुत अनप्रडिक्टेबल होगा। और ये चीज़ें जो हैं ये अनफोल्ड हो रही हैं और बदकिस्मती से एक तो ये जो है कुदरती आफात तो है ही है, लेकिन उस कुदरती आफत को वो उस वक्त एक मुआशी और संगीन मसला बन जाता है जब उसके लिए प्रिपेयर्डनेस नहीं होती, जब उसके लिए हमारे पास राइट सेट ऑफ पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस नहीं होती। जैसा कि अभी आपने जो पानी की बात की, तो जाहिर है कि ये हम सबको मालूम है कि ये बेल्ट जो है तो ये बारानी इलाका में फॉल करती है, यहाँ पे पानी की कमी है और उसके बावजूद जो मीठे पानी के ज़खायर और जो साफ़ पानी है जिस बेदरेक तरीके से उसका हर तरह का इस्तेमाल होता है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी की किल्लत पैदा होती चली जा रही है। इसी तरह से अगर आप ओवरऑल वीट का जो एरिया है उसमें देखें तो ये पूरा जो सर्दियाँ खुश्क साली में गई, वो जो वीट की जो क्रिटिकल स्टेजेस थी जिसमें कि जो पौधा जो है मैच्योर हो रहा होता है, वहाँ पे उसको शदीद इम्पैक्ट पहुँचा। और अभी जो आगे की बात हो रही है वो ये है कि इस साल सर्दियां जो हैं इसके फ़ौरन बाद एकदम से दोबारा हीट वेव आएगी, जो कि पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड हमें देखने में नज़र आया कि हम बहार को बाईपास करके एक मुख्तसर सर्दियों के बाद हीट वेव में चले जाते हैं, जो कि उसके एक अपने मसाइल हैं। स्पेशली मैंगो क्रॉप जो है हमारी साउथ पंजाब में, उसको वो बड़े बुरे तरीके से इम्पेक्ट करती है। उस वक्त आम के शगोफे जो हैं वो खिल रहे होते हैं और वो जो दर्जा हरारत में बढ़ोतरी और बारिश का ना होना, ये चीज़ें हमारी ज़राअत को, हमारी फूड सिक्योरिटी को और हमारी मईशत को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका वे फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स हमने ब्रीथ पाकिस्तान में भी 2 दिन मुख्तलिफ सेशंस वगैरह भी हुए, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? और दूसरा,
इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी एक मैसेज ये है कि एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत कम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो मिशंस में, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। जी देखिए आदिल, पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं यहाँ पे कि खुश्क साली का फेस करना पड़ रहा है। हमने देखा कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने यहाँ पे के जो है बिल्कुल सहराई जो आबो हुआ है, उन्होंने अपनी बेटर प्लानिंग से सहरा में नखलिस्तान उगा लिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि जिन ममालिक में बारिश नहीं होती वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करके दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि जिन ममालिक में पानी की किल्लत होती है वहाँ गंदे पानी को रिफाइनरी से रिफाइन करके ट्रीट करके ये जो गाड़ियाँ धोना और बाकी जो इस्तेमाल है वहाँ पे उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। हमने ये भी देखा कि जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे ज़राअत करने के काश्तकारी के तरीके बदल जाते हैं। इस वक्त जब हम ज़राई अजनास की एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको अब हम दूसरे लफ्ज़ों में अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम क्रॉप पर ड्रॉप के कंसेप्ट पे चले जाएं कि आप किसी भी फसल को उगाने के लिए कितना पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको एक सही वाला कास्ट बेनिफिट एनालिसिस मिलेगा। तो हम आज भी वो खाला वाली जो आपाशी है उसी पे लगे हुए हैं फ्लड इरिगेशन में। ऊपर से सोने में सुहागा के जो ट्यूबवेल्स को सोलराइज करके आपाशी के निज़ाम को बदले बगैर अब हम देखेंगे आप आने वाले चंद सालों में 5-7 साल के बाद के पंजाब का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका टेबल वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि काश्तकार को अब कोई रोक टोक नहीं कि वो अपने नक्के या खाले या अपने पानी की गुजरगाहें उनको क्यों वो संभाले, जबकि ना उसको बिजली का बिल देना है और ना उसको डीजल के पैसे देने हैं। तो ये जो प्लानिंग है यानी हमें थोड़ा सा एक तो पहली चीज़ तो ये जहन में रखनी है कि पानी जो है ये एक लामहदूद नेमत खुदाबंदी नहीं है, ये एक महदूद मिकदार में है और ये हमें इसको आने वाली नस्लों के लिए प्रिजर्व करना है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि कुदरती गैस दरियाफ्त हुई और हमने उसको इतना बेदरेग इस्तेमाल किया कि आज हमें गैस जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ रही है, वो ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह से पानी को जिस बेदरेग तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे वाटर शेड्स हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे के बारिशों से पानी नीचे आता है, वहाँ पे बेदरेग जंगलात की कटाई और वहाँ पे कमर्शलाइजेशन का होना, पानी का ना संभाले जाना, जो आपाशी के सिस्टम को इम्प्रूव ना करना और सबसे बढ़ के जो पानी का जो उसकी मोनेटाइजेशन है कि उसका जो बिल देना पड़ता है। इस वक्त बहुत से घरों में आप देखिए कि जो बॉटल वाटर आती हैं जो डिस्पेंसर के लिए, उनका महीने का बिल ज़्यादा होता है और जो CDA को या LDA को पानी का बिल देना पड़ता है वो उससे कहीं कम होता है, जो कि 3 महीने बाद देना पड़ता है। यानी हमने पानी को इतना सस्ता अभी भी कर रखा है कि किसी भी जगह पे कोई इंसेंटिव ही नहीं। अगर किसी घर का नल ख़राब है, अगर किसी का वो जो फ्लश टैंक जो है वो लीक कर रहा है, अगर कहीं पे और पानी का इशू है, तो चूँकि पानी वो एक सस्ती कमोडिटी है, कोई भी वहाँ पे उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करता। गाड़ियाँ धुल रही हैं, फर्श धुल रहे हैं, बेदरेग उसका इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं। तो अब हमें देखना होगा कि जिस तरह से जिस तनासब से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से माहौलियाती तब्दीलियाँ, क्लाइमेट चेंज हमारे मौसमों को मुतासर कर रही है, जिस तरीके से पानी या बहुत होता है या बिल्कुल नहीं होता, तो उसमें हमें पूरे अपनी एक माइंडसेट को तब्दील करना है पानी और पानी के इस्तेमाल के बारे में, खा वो घरों में पानी का इस्तेमाल है, खा वो इंडस्ट्री में है या वज़रात में है। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तान में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो रहा है। पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुद एज दिफाई चैंपियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है या नहीं?
वेलकम बैक नाज़रीन। वर्ल्ड कप 1996 और 2008 के एशिया कप के बाद तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में अब सिर्फ एक दिन रह गया है। इफ्तिताई तकरीब और इफ्तिताई मैच 19 फरवरी को कराची में होगा। इस इवेंट में शिरकत के लिए टीम्स की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पहुंची। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जबकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पहले से ही सहफरीकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान में मौजूद थी। लेकिन क्रिकेट को भी सियासत की नज़र करने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने का फैसला किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के अलावा इंडिया के तमाम मैचेस यूएई में होंगे, जबकि रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगी। भारत ने एशिया कप 2008 के बाद से पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेला, जिसको अब 16 साल गुजर चुके हैं। इवेंट से पहले साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से इवेंट जीतने और फाइनल खेलने वाली टीमों की पेशन गोइयां भी की जा रही हैं। इवेंट की मेजबान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी गुज़श्ता कुछ इवेंट्स में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आमद के साथ क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी, खिलाड़ियों की फिटनेस और टीम में अहम खिलाड़ियों की फॉर्म ने टीम की मुतवक्को कारकर्दगी पर कुछ प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो खदशात भी उठा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की। एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ इकबाल साहब, व्हाट डज दैट मीन्स फॉर क्रिकेट एंड क्रिकेट इन पाकिस्तान? क्योंकि हमने देखा कि तीन चार स्टेडियम्स जो हैं उनको दोबारा से रिनोवेट किया गया और मतलब एक माहौल एक ऐसा बन चुका है कि पाकिस्तान में काफी अरसे बाद हम ये माहौल देख रहे हैं। तो पाकिस्तानी शायकीन के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितना अहम और बड़ा इवेंट है ये? थैंक यू आदिल। यस, देखें, जहाँ तक ताल्लुक है क्रिकेट के लिहाज से यकीनी तौर पर एक इंटरनेशनल इवेंट आप उसके होस्ट बने हुए हैं, तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर पाकिस्तान टू होस्ट एन इंटरनेशनल इवेंट। और साथ ही साथ आपने बात की है कि स्टेडियम्स को अब जो अपग्रेड किया गया है और जो चीज़ मैंने देखा है उससे तो यकीनी लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अब इनको अपग्रेडिंग की गई है। लाइट्स माशाल्लाह से बहुत ब्राइट लग रही हैं पहले से, और बाकी सब शायकीन के लिए बैठने का और आई थिंक सारे जो ड्रेसिंग रूम्स वगैरह हैं उनको भी ठीक किया गया है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। बट कमिंग बैक टू क्रिकेट, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट that we are not going to see Pakistan-India match in being played in Pakistan. इसलिए ये एक ICC इवेंट है, ये कोई बायलैटरल सीरीज तो नहीं क्योंकि जिसमें इंडिया कहे कि भाई हम नहीं आना चाहते। इंटरनेशनल ICC का जो रोल है और उनका बाकायदा आई थिंक वन ऑफ द मेन क्या कहना चाहिए उनके क्लॉजेस में लिखा हुआ है कि नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अमंग द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड ऑल्सो इन द क्रिकेट बोर्ड्स। बट यहाँ वो अप्लाई नहीं कर रहा है, which is very sad. I hope the sooner it gets, better, it's better for both the countries and most important for the अवाम, दोनों मुल्कों के जो अवाम है उनके लिए ये मौका नहीं मिल रहा है। बहुत अफसोस की बात है। Let's hope everything goes well. Let's hope all the teams enjoy their cricket and we have a brilliant cricket टूर्नामेंट। इंशाल्लाह सर, वी आर ऑल होपिंग। सर दूसरा आसिफ इकबाल साहब, क्योंकि काफी लंबा आपका भी एक कैरियर है, दिफाई चैंपियंस के तौर पर कितना प्रेशर होता है बंदे पे कि ये टूर्नामेंट तो हम पहले जीते हैं और अपने होम ग्राउंड पे आप खेल रहे हो। ऑफ कोर्स लेफ्ट राइट तबसरे भी हो रहे होते हैं, लेकिन हाउ डू यू फील एज प्लेयर्स प्लेइंग ऑन होम ग्राउंड एंड डिफेंडिंग द चैंपियंस ट्रॉफी? या आदिल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, there is no such thing as a favorite in limited over cricket, whether it's T20, whether it's ODI. पाकिस्तान इंडिया को आई थिंक लास्ट आया था T20 में दुबई में जब मैच हुए थे। Nobody gave them a chance. और इनफैक्ट यहाँ तक कहा जा रहा था कि वो फाइनल भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन they did and they won it. Likewise, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया को ओवल पे हराया था तो चैंपियंस ट्रॉफी था जो लास्ट टाइम खेली गई थी, उस वक्त भी हॉट फेवरेट्स इंडिया थे। कोई चांस इंडिया को पाकिस्तान को नहीं दिया था कि वो फाइनल तक भी पहुंचेंगे, बट दे वन। सो आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट which team is going to win, whether there's any advantage playing at home or not, but certainly I think the top 4-5 teams जो है और जिस वे उन्हीं में शामिल अफगानिस्तान को भी करवा top 4-5 teams जो है, so they could be a team to be reckoned with because they have
the advantage of being used to the conditions, whether वो दुबई में खेल रहे हो, whether वो पाकिस्तान में खेल रहे हो या इंडिया में खेल रहे हो. So I think it's I can't see anybody picking a winner. There are so many dark horses जिसको आप कह सकते हैं, जिससे सबसे आगे, as I said, एक तो अफगानिस्तान हो सकता, long shot. But then I think I also mentioned New Zealand. They are also a very compact team. हर department में वो बहुत अच्छा perform करते हैं. And likewise, as I said earlier, any team on the day अच्छा खेलेगी, जो अपने nerves hold करेगी, they are capable of winning. आसिफ इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आसिफ इकबाल साहब बहुत ही एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, साबिक कैप्टन है पाकिस्तान की टीम के, लेकिन बहुत ही वो केयरफुल रहते हैं क्योंकि उनके ख्याल में लिमिटेड ओवर की जो क्रिकेट होती है, ऑन द डे जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो इवेंट जीत सकती है. और उन्हें 5-6 टीमों के नाम लिए और सरप्राइजिंगली उन्होंने कहा कि वाई नॉट अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी साइड है. हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इसको जो डिफाई चैंपियन है वो बरकरार रखे. लेट्स सी, ये तो गेम है, ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा. आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा. हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb. इजाजत दीजिए.